पहले भेज दिया था, आप देख लेना, उसमें मिल जाएगा। आज का चैप्टर है जिसका नाम है व्याकरण वाटिका में 4th चैप्टर संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसको पहचानने के लिए हमने नाम दिए हैं, क्योंकि हर एक चीज को हम नाम नहीं देंगे तो उसे पहचानेंगे कैसे? तो उसी सारे नाम को कहते हैं संज्ञा। कोई भी किसी भी चीज को पहचानने के लिए कुछ भी नाम दिया हो, जैसे कि हमें लिखने के लिए हमने नाम दिया बुक, तो एक संज्ञा है। टेक्स्ट बुक हो या नोटबुक हो, लिखने के लिए पेन या पेंसिल, तो एक नाम है, वो संज्ञा है। हम पढ़ने के लिए अभी इस्तेमाल कर रहे मोबाइल, तो एक संज्ञा है। तो कोई भी हमारे घर में कोई भी चीज हो, कोई भी इंसान देखो, कोई भी जानवर देखो, तो हर एक चीज को पहचानने के लिए हमने अलग अलग नाम दिए, तो उन्हीं सभी को कहते हैं संज्ञा। तो आज हम उसी के बारे में सीखेंगे। देखो यहाँ पर लिखे, बच्चे रंग बिरंगे बस्ते लेकर विद्यालय जा रहे हैं। बस्ते यानी कि बैग। रास्ते में फूल और पेड़ पौधे गिनकर वे गिनती का अभ्यास करते हैं। उनके चेहरों पर खुशी झलक रही है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी संज्ञाओं का इस्तेमाल किया है। क्या लेके जा रहे? बस्ते, तो वो नाम दिया, तो हमें सीधा उस बस्ते का चित्र हमारे दिमाग में आ ही जाता है कि बस्ता यानी कि बैग, ऐसे बैग हो गए, तो वो हुई संज्ञा। रास्ते में फूल और पेड़ पौधे है, तो फूल भी हमारे दिमाग में आ जाता है, पेड़ पौधे भी दिमाग में आ जाते हैं, कैसे होते हैं। यही सारे नाम कि जैसे नाम दिया वो चीज हमारे दिमाग में उसका चित्र आ जाता है, तो उसी को कहते हैं संज्ञा। उनके चेहरों पर खुशी झलक रही है। खुशी यानी कि किस तरह से इंसान खुश होगा, उनके चेहरे पे दिख रहा है, तो भी हमें पता चल जाता है कि खुशी कैसी होती है, तो यही संज्ञा होती है। संज्ञा। और आगे कहते ऊपर दिए वाक्यों में आए बच्चे, बस्ते, विद्यालय, रास्ते, फूल, पेड़ पौधे, खुशी आदि शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम की जानकारी दे रहे हैं, यानी कि सारी चीजें संज्ञा है। जैसे कि उसमें आए बच्चे, तो बच्चे कैसे होते हैं, हमें समझ में आ गया। बस्ते बैग, विद्यालय स्कूल, रास्ते रास्ता, फूल, पेड़ पौधे वृक्ष, खुशी, ये सारी शब्द क्या है? कोई इंसान का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी जगह का नाम है, या किसी भाव का नाम है। भाव का नाम यानी कि हमारे मन के भाव, जिसे हम देख नहीं सकते, समझ सकते। तो ये सारी चीजें जो शब्द बताती है उसी को संज्ञा कहती है। दुनिया में हर एक चीज का हमने पर्टिकुलर कुछ ना कुछ नाम दिया है, तो उस नाम से ही हमें पता चलता है ये चीज क्या है। जैसे कि हम बोलते कि हाथी, ऐसे ही हम हाथी बोले तो सीधा आपके सब दिमाग में आ जाता है कि 4 पैर होते हैं, बड़ा सा जानवर होता है, बड़ी सूंड होती है, तो वो सीधा चित्र हमारे दिमाग में आ जाए, तो वो संज्ञा है। क्यों? कि एक शब्द लेने से वो चीज हमारे दिमाग में आ जाती। अगर मानो कि उन सारे जानवरों का या किसी इंसानों का हम नाम नहीं देते तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? किसी का वर्णन करना पड़ता है। हम मुझे मानो कि हाथी के बारे में पढ़ाना, तो मुझे आपको कहना पड़ेगा ये बड़े बड़े पैर, बड़ी सूंड, तो सर कैसा होता है, कैसा होता है, कौन होता है, दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन हमने उसे नाम दे दिया हाथी, तो सीधा हमारे दिमाग में वो चित्र आ ही जाता है, फिर मुझे समझाना नहीं पड़ता। ऊंट, तो आपके दिमाग में आ ही जाता है कि कैसा जानवर होता है। शेर कैसा जानवर होता है। इंसान कैसा होता है, 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है। इसी तरह से हमने दुनिया में हर एक चीज के अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो वही सारी चीजों को कहते हैं संज्ञा। आगे क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहते? किसी व्यक्ति यानी कि किसी इंसान या किसी व्यक्ति का नाम हमें पता चले, एक ही इंसान के बारे में पता चले, किसी वस्तु के बारे में पता चले, कोई भी चीज हो,
किसी जाति के बारे में पता चले, किसी स्थान के बारे में पता चले, जगह के बारे में, या किसी भाव के बारे में, तो वो सारी चीजें जिस शब्द से हमें समझ में आती है, बोध कराते यानी कि समझाए, उन शब्दों को कहते हैं संज्ञा। जैसे कि वस्तु यानी कि समझो कोई भी चीज हमारे आसपास हो, कोई भी चीज ले लो, जैसे कि घर है, बैग है, स्कूल है, वो सारी उनमें उपयोग करने वाली कोई भी सारी चीज, तो वो सारी वस्तु हो गई। स्थान, जगह, जैसे कि अभी के सूरत में हमारे स्कूल, तो वो सारी जगह हो गई, उसके बारे में बात होती है। तो भाव, मन के भाव, हम खुश होते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, किसी पर गुस्सा करते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे मन के भाव, वो समझने होते हैं, वो कोई बताता नहीं, वो दिखता नहीं है। तो वो सारी चीजों का जिस शब्द से हमें ज्ञान हो, उसी को कहते हैं संज्ञा। अब क्या कहते हैं, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, यानी कि 3 प्रकार की संज्ञा। तो पहली हुई व्यक्तिवाचक, दूसरी हुई जातिवाचक, और तीसरी हुई भाववाचक। यानी कि 3 प्रकार की संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब किसे व्यक्तिवाचक कहते हैं वो भी समझो, यानी कि किसी शब्द से हमें पता चले वो एक ही व्यक्ति है, तो उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक। जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, कोई बाहर से आए, कोई ऐसा बोले सभी स्टूडेंट बाहर आओ, तो स्टूडेंट सभी है, सभी विद्यार्थी बाहर आओ, तो वो हो गया जातिवाचक। एक शब्द बोला लेकिन सबको वो लागू होता है, सबको ऐसा लगता है मुझे कहा है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति का नाम बोला जाए कि यही विद्यार्थी बाहर आएगा, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। जैसे कि कह गए इंसान, तो इंसान सभी इंसान ही है, तो वो हो गया जातिवाचक। लेकिन इंसानों के नाम दिए गए हैं, तो वो अगर नाम लेकर हम बोले तो वो होता है व्यक्तिवाचक। जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, घर पे हो, और ऐसे ही कोई बाहर के हाथी गुजर रहा है, भैंस गुजर रही है वहां से, तो कोई भैंस अलग अलग प्रकार की नहीं होती, वो सारी भैंस एक जैसी होती है, हाथी सभी एक जैसे होते, तो वो होता है जातिवाचक। एक मानो कि किसी का नाम रख दिया है और उसी नाम से उसे बुलाए, तो वो होता है व्यक्तिवाचक। कि जो हम बोले किसी एक इंसान को, एक वस्तु को ही लागू होता है, तो वो होता है व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर जो शब्द बोले वो समूह में सबको लागू होता है, तो वो होता है जातिवाचक। याद रखना, व्यक्तिवाचक उसे कहते, जैसे कि आप, जैसे अभी हम कहते कि गुड मॉर्निंग बच्चे, तो सभी हो गए, आप सभी बच्चे हो। लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट का नाम लूं, तो वो होता है व्यक्तिवाचक। जब सभी को समूह में कहते हैं, तो वो होता है जातिवाचक। यानी कि एक शब्द से जिसे पूरे समूह का पता चले वो जातिवाचक, और एक शब्द से सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बताया जाए तो वो होता है व्यक्तिवाचक। आगे पहले हम समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की जानकारी दे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि जिस शब्द से, यानी कि कागज, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, किसी एक जगह या किसी एक वस्तु का ही ज्ञान हो, हम सीधा उसी के बारे में फोकस करें, तो वो होता है व्यक्तिवाचक। यानी कि जैसे उनके सभी टीचर ऐसे पढ़ा रहे, तो सभी टीचर हो गए, तो वो हो गया जातिवाचक। लेकिन आप किसी सर या टीचर या मैम का नाम ले लो कि ये सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो वो होता है व्यक्तिवाचक।
जैसे स्कूल में कहते हैं पेरेंट्स को बुलाना है, तो वो सभी के पेरेंट्स हो गए, तो हो गए जातिवाचक। लेकिन आप अपने अपने पेरेंट्स को लाते हो तो वो होता है व्यक्तिवाचक। लेकिन उसी तरह से स्थान, सूरत में सभी स्कूल बंद है, तो सभी स्कूल, तो स्कूल तो सभी हो गई, तो वो होता है जातिवाचक। लेकिन हम पर्टिकुलर एक ही स्कूल का नाम ले तो वो होता है व्यक्तिवाचक। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैला है, लेकिन हम कहें कि भारत में ज्यादा फैला है, इंडिया में ज्यादा फैला है, तो वो होता है व्यक्तिवाचक। एक ही देश की बात की, उसमें हम कहें गुजरात में सबसे ज्यादा है, तो वो हो गया एक ही व्यक्ति के, एक ही राज्य के बारे में। उसी तरह हम कहें कि सिर्फ सूरत में ज्यादा है, तो वो भी हो गया व्यक्तिवाचक। जब किसी हम व्यक्ति का पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति का नाम ले, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो जगह भी हो सकती है, वो वस्तु भी हो सकती है, तो उसे क्यों कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हम कहते हैं शहर, दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, तो शहर हो गया जातिवाचक। शहर कैसे होते हैं पता है, लेकिन हम किसी शहर का नाम ले, जैसे इसमें बताया गया जबलपुर एक शहर का नाम है, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। दुनिया में बहुत सारी चीजें देखने लायक है, तो बहुत सारी चीजें, तो वो होता है जातिवाचक। लेकिन एक चीज अब बोले कि ताजमहल देखने लायक है, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। भारत में बहुत सारी नदियां हैं, तो उसमें बहुत सारी नदी आ गई, तो नदी तो कैसे होते हमें पता है, लेकिन एक नदी का नाम बोले हम यमुना, जैसे कि तापी, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, तो कितने सारे ग्रंथ हैं, तो हम उसमें समझ नहीं पाएंगे। ग्रंथ यानी कि जातिवाचक हो गया, लेकिन एक ग्रंथ का नाम दे रामायण, तो वो होता है व्यक्तिवाचक। जैसे कि महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, या हमारी कोई भी किताब, तो वो होता है व्यक्तिवाचक। मध्य प्रदेश, भारत में बहुत सारे राज्य है, तो राज्य तो बहुत सारे हैं, तो वो जातिवाचक होता है। लेकिन एक राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, एमपी, वो सारी बात हम करें तो वो होता है व्यक्तिवाचक। दुनिया में बहुत सारे पहाड़ है, लेकिन हम एक ही पहाड़ की बात करें, हिमालय, तो हमने उसका नाम दे दिया, तो वो होता है व्यक्तिवाचक। कनिका किसी लड़की का नाम है। लाल किला, वो भी दिल्ली में एक जगह है। हम स्पष्ट मानो कि दिल्ली में बहुत सारी जगह है, लेकिन कौन सी जगह, तो लाल किला, तो वो होता है व्यक्तिवाचक। राहुल, वो एक व्यक्ति का नाम होता है। तो इस तरह से किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का, स्थान का स्पष्ट नाम हमें दिया जाए तो वो होता है व्यक्तिवाचक। यानी कि लिखा ना, राहुल आदि शब्द स्थान, व्यक्ति विशेष और संकेत करते हैं। जैसे कि कहा कि सूरत में हम यहाँ रहते हैं, तो सूरत में रहते हैं, तो सूरत तो बहुत बड़ा है, तो उसमें भी हम कहे कि मोटा वराछा, तो मोटा वराछा भी बहुत बड़ा है, तो उसमें भी हम कहे इस सोसाइटी में, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। आगे अब देखिए, अनामिका को बुलाओ। अब वाक्य दिया गया, तो किसको बुलाना है, अनामिका को। एक ही इंसान की बात हुई, कहने पर अनामिका ही आएगी, तू ही ना नहीं। यानी कि जब कोई ऐसे बोलेगा तो इस शब्द की असर किस पर होगी, सिर्फ अनामिका पर, किसी दूसरी लड़की पर उसकी असर होगी नहीं। तो वही हुआ व्यक्तिवाचक। उसे पता चलेगा कि मुझे ही बुला रहे हैं। मैंने अभी कहा ना कि क्लास में कोई आकर हमें कहे कि बच्चे बाहर आओ, तो कौन बाहर आएगा, किसे बुला रहे, बच्चे तो सभी है, लेकिन वहां पर कहा जाए कि अनामिका बाहर आएगी, तो सिर्फ उसे पता चलेगा कि मुझे ही बुला रहे हैं, तो वो होता है व्यक्तिवाचक। जैसे कि हम कहें कि हम घूमने जाएंगे, घूमने कहाँ जाएंगे, तो उसमें हम कहा जाएगा कि हम दिल्ली जाएंगे, तो व्यक्तिवाचक हो गया। दिल्ली जाके दिल्ली में कहाँ आएंगे, तो उसमें हम कहेंगे लाल किला जाएगी, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। तो स्पष्ट रूप से किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जगह का नाम, एक
दिया जाए तो समझो वो ही व्यक्तिवाचक है। लड़की विशेष का नाम होने के कारण वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि वो सिर्फ एक ही लड़की का नाम है, इसीलिए उसे कहेंगे व्यक्ति विशेष, यानी कि वो एक ही लड़की उस पर रिएक्ट करेगी। अब दिमाग में ऐसा आएगा आपको कि मानो कि क्लास में 2 लड़की या 3 लड़की का नाम है अनामिका, तो तीनों रिएक्ट करेगी। तो भी उसमें भी मानो कि कोई बुलाने आ रहा है तो उसे पर चलो ऐसा कहा कि अनामिका बाहर आए, तो 3 है तो तीनों 3 खड़ी होगी, लेकिन वो तीनों सीधे पूछेगी सर कौन सी अनामिका, तो उसकी सरनेम होती है, तो जैसे ही सरनेम बताई जाएगी तो जिसकी सरनेम वो नहीं वो बैठ जाएगी। अब मानो ये भी आप समझ लो कि 2 लोगों की सरनेम भी सेम है, नाम भी सेम है, तो उसके पिता का नाम दिया जाएगा। कि दुनिया में हर चीज कॉमन किसी में होती नहीं है, तो उसी से पता चली जाएगा कि किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि सूरत में रहते हम और बाहर जाने की बात करें कि चलो मुझे इस शहर जाना है, तो इसी नाम के 2 शहर है, तो हम क्या करेंगे, 2 शहर या 2 गांव है, तो हम क्या करेंगे, तो हम स्पष्ट करेंगे इस शहर के पास में जो गांव है उस गांव में जाना है, हम तो दूसरी जगह पर जाएंगे नहीं। तो इससे पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ जाना है। इसी तरह से हम बाजार से कोई वस्तु लेने जा रहे हैं, तो हमने एक वस्तु का नाम दिया, तो वो कहेंगे ऐसी 2 प्रकार की चीज आती है, तो हम कहेंगे पर्टिकुलर इस कंपनी की जो वस्तु आती है वही मुझे देना, दूसरी चीज चाहिए नहीं, तो भी हम पहचान सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज पहचानने के लिए उसका स्पष्ट चिन्ह जो हो, यानी कि स्पष्ट नाम जो हो, तो उसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक। उसे लिया जाए तो वो संज्ञा हो जाती है व्यक्तिवाचक। आगे कहते हैं चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि सूरज दिख रहा है तो हम एक ही सूरज की बात कर रहे हैं, सूरज कोई हजारों नहीं है, तो लोग समझ ही जाते हैं। चंद्र की बात करें, पृथ्वी की बात करें या दुनिया के कोई भी ग्रह की, तो वो हम समझ जाते हैं कि इसी की बात हो रही है। तो उस सभी को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि किसी भी चीज का पर्टिकुलर एक नाम हो तो उसे को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि हाथी, भैंस या कोई भी जानवर, तो वो व्यक्तिवाचक में नहीं होता, क्योंकि हम हाथी मतलब हम पूरी हाथी की जाति को देखते, भैंस मतलब हम पूरी भैंस की जाति को देखते, तो वो जातिवाचक है। हाँ, अगर उसका कोई मालिक है, उसके पास 2-3 हाथी है, तो उसने उस हाथी का नाम रखा है कि इस हाथी का नाम ये है, इस हाथी का नाम ये, तो उसके लिए वो व्यक्तिवाचक हो सकता है, लेकिन सबके लिए वो व्यक्तिवाचक होता नहीं। आगे अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कि जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों वस्तुओं के समूह की जानकारी दे वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। यानी कि जिस शब्द को बोला जाए और हम उसकी सारी प्रजाति को समझ ले, यानी कि एक बोला जाए कि शेर, तो हम दुनिया में जितने भी शेर है वो भले अलग अलग रंग के हो, छोटे कद के हो, कोई बड़ा कद का हो, तो भी हम उसे कहेंगे क्या, शेर ही कहेंगे। तो सभी प्राणी हम समझ लिए, सभी वस्तु, एक चीज में उसमें सभी वस्तु आ गई। वस्तु कौन सी, एक बार बोला गया वो वस्तु हमने समझ ली। हमने कहा गया कि बाजार से पेन लेके आ, तो पेन बहुत प्रकार के, कोई भी लेके आओ, तो वो हो गई वस्तु। बुक लेके आओ तो बुक बहुत प्रकार की है, लेकिन कहा जाए कि यही बुक लानी है तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। आपको बाजार से पेन लेके आने को बोला और उसमें भी कहा गया कि इस कंपनी की, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। इसी तरह वस्तुओं के समूह की जानकारी दे वे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। यानी कि प्राणियों और वस्तुओं के समूह की जानकारी दे, जिसमें पूरा समूह आ जाए, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। जैसे कि मैंने बोला ना विद्यार्थी,
तो विद्यार्थी तो सभी विद्यार्थी, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो जूनियर सीनियर में भी पढ़ता है, वो भी विद्यार्थी ही है, और 12th या कॉलेज में पढ़ता है तो वो भी विद्यार्थी ही है। उसमें लड़के भी हो सकते हैं, उसमें लड़कियां भी हो सकती। तो एक शब्द से पूरे समूह को हम समझ लेंगे। तो वही होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। जैसे कभी मैंने कहा कि हाथी, भैंस, शेर या कोई भी जानवर, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। जातिवाचक इंसान, इंसान बोला तो सभी इंसान समझेंगे हम, उसमें स्त्री भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। तो वो सारे हो गए जातिवाचक। जैसे कि लड़का, यहाँ पर लिखा सिर्फ लड़का, तो लड़के तो बहुत बहुत सारे होते हैं। लड़के खड़े हो जाओ क्लास में, ऐसा बोला गया, मानो कि 30 की स्ट्रेंथ में 25 लड़के हैं तो सभी खड़े हो जाएंगे। तो लड़के का तो सभी लड़के खड़े ही हो गए, तो वो हो गया जातिवाचक। लेकिन उन लड़कों में एक नाम दिया जाए कि ये ही खड़ा होगा, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। मैदान, मैदान में खेलो, तो मैदान तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसी मैदान को हम कोई नाम दे दें कि इस मैदान में खेलो, तो पता चलेगा कि ये व्यक्तिवाचक है, कि हमने उस जगह का नाम दे दिया। फूल, फूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम बोले गुलाब का फूल, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक ही फूल की बात की हमने। कमरा, कोई भी करो, कमरे में जाओ, कमरे तो बहुत सारे, लेकिन कौन सा कमरा, उसको भी हम नाम देते हैं ना। आगे गाय, हमने गाय की बात की, तो गाय बहुत सारी होती है, तो वो हो गया जातिवाचक। पर्वत, मैंने कहा पहाड़, बहुत सारे पहाड़ होते हैं, इन पहाड़ पर जाओ, ऐसा कोई नाम दिया जाए। जैसे कि पहले हमने व्यक्तिवाचक में देखा हिमालय, तो पर्वत का नाम दिया गया, नाम दिया गया, इसलिए वो हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन सिर्फ पहाड़ बोले जाएगा तो वो हो जाएगा जातिवाचक। हम कहते हैं कि ऋषि मुनि पहाड़ पर रहते, लेकिन पहाड़ तो बहुत सारे, कौन से पहाड़ पे, हम लाके ऐसे बोले कि हिमालय पे रहते, गिरनार पे रहते, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। आगे नदी, नदी में पूर आया, ऐसा हम बोले तो हम सीधी बहुत सभी नदी समझ लेंगे, लेकिन हम उसमें भी बोले कि इस नदी में ज्यादा पानी है, जैसे कि हम बोले कि तापी में, गंगा में, यमुना में, नर्मदा में, तो वो नदी का नाम हो गया, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन सिर्फ हम नदी बोले तो वो होता है जातिवाचक। शहर, शहर में बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं, तो शहर तो बहुत सारे, तो एक शहर नहीं, वो जातिवाचक हो गए। लेकिन एक शहर का नाम दिया जाए, सूरत, तो हम सिर्फ दुनिया में उसी शहर के बारे में सोचेंगे, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। स्त्री, स्त्री तो बहुत सारी होती है, तो उसमें हम जातिवाचक ही समझेंगे कि स्त्रियां ऐसी होती है, ये काम करती है, तो वो होता है, हम सभी स्त्रियों के बारे में सोचेंगे, तो वो हो गया जातिवाचक। पेड़, बाहर बहुत पेड़ है, पेड़ तो बहुत सारे, तो वो हो गया जातिवाचक, क्योंकि पेड़ सीधा बोले तो हम सभी पेड़ के बारे में सोचेंगे। लेकिन हम उसमें भी हम बोले कि आम का पेड़, तो हम सिर्फ आम के पेड़ के बारे में सोचें, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। पशु, कोई भी जानवर, पशु यानी कि सभी जानवर आ गए, तो वो हो गया जातिवाचक, क्योंकि पशु बोला गया तो हम कोई भी जानवर हो उसे हम पशु बोलेंगे। वो कुत्ता भी हो सकता है, वो भैंस भी हो सकती है, वो गाय भी हो सकता है, वो कोई भी जानवर हो सकता है, उन सबको हम पशु ही बोलेंगे। लेकिन उसमें भी हम किसी एक पशु का नाम बोले तो वो होता है व्यक्तिवाचक। इस तरह से अब देखें, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कहा जाए कि सेब लाओ, तो इतने सारे सेबों में से कोई भी एक सेब लाया जाएगा, न कि कोई विशेष सेब। यानी कि एक वस्तु है खाने की, कि आपको बाजार से कहा जाए कि बाजार से सेब लेके आओ, तो कोई सेब का नाम थोड़ी, वहां पर जितने भी सारे हो हम उनमें से कोई भी ले लेंगे। तो सेब किस जाति में आता है? जातिवाचक संज्ञा में, वो व्यक्तिवाचक में होता नहीं, जो कोई भी हो सकता है, उसको हम अलग अलग ढूंढेंगे नहीं। घर से ऐसा नहीं कहा जाएगा कि यही पर्टिकुलर सेब लाना है,
क्योंकि हम उसे हमेशा समूह में लेते हैं, एक एक करके लेते नहीं है। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट हो गया कि फल जैसे आम, केले, संतरे आदि विशेष फल का नाम होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि सभी फलों का अलग अलग नाम है, लेकिन फिर भी वो जातिवाचक संज्ञा ही है। क्यों? क्योंकि वो कभी उसका कोई अलग पर्टिकुलर नाम नहीं। जैसे कि इंसान है तो बहुत सारे इंसान है, लेकिन हर एक इंसान का अलग अलग नाम है। इसी तरह से फल, तो हर एक फल का अलग अलग नाम है, लेकिन उसमें भी वो बहुत समूह होता है। आप लेने जाओ, मानो कि आम लेने जाओ तो वहां पर बहुत सारे आम होते हैं, तो उसमें कोई पर्टिकुलर एक का नाम नहीं होता कि यही आम, तो वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा ही कहलाएंगे। आगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि हमारे मन के जो भाव होते हैं। हाँ, किसे क्वेरी है देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा के बारे में किसे क्वेरी है? मैं बाद में आपको क्लियर कर दूंगा। आगे कहते हैं भाववाचक। भाव किसे कहते हैं? कि जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि को प्रकट करे उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि गुण, हम विद्यार्थी के बारे में बात की कि वो बहुत होशियार विद्यार्थी, तो वो उसका भाव है, क्योंकि होशियार हमको सिर्फ समझना है, उसका कोई दिखाव नहीं होता। सभी बच्चे दिखते तो एक जैसे ही है, बच्चे बच्चे ही होते हैं, लेकिन उसमें एक विशेषता उसका माइंड से, तो वो होता है गुण। दोष, किसी की बुराई है तो दिखता नहीं है, वो समझना होता है। अगर कोई गलत चीजें कर रहा है और वो खत्म कर देगा तो चेहरा तो सबका एक जैसा ही है, पता नहीं चलता, वो हमें समझना होता है। फिर भाव। भाव यानी कि कोई मानो के रो रहा है, आपके क्लास में कोई आपके पास बैठा है, दुखी है, कुछ बोल नहीं रहा है, उदास है, तो आप समझ जाते हो ना। उसे अपने सर पर लिखना नहीं पड़ता कि मैं आज दुखी हूँ, मैं आज उदास हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, वो हम समझते हैं। इंसान जब बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे वो अपने आप समझने लगता है, तो उसी को कहते हैं भाव। दशा, उसकी अवस्था कैसी है, वो बीमार है, वो अभी ठीक है, तो वो सारी चीजें ऐसे पता चलती है। स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है, तो ये सारी चीजें भाववाचक संज्ञा में होती है। तो हम कह दें कि वो आज बहुत खुश था, तो खुश था तो वो चीजें देखने में नहीं आती, वो समझने में आती। कोई छोटा बच्चा होगा तो वो किसी के पास में बैठा हो, लेटा हो, बैठा हो, तो उसे पता नहीं चलेगा कि ये मेरे पास में बैठा दुखी है या उदास है या खुश है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तब वो समझता है, तो उसी को कहते हैं भाव। तो वो सारे शब्द जिसमें समझ में आए वो सारी होती है भाववाचक संज्ञा। इसलिए कि जिस शब्द का ध्यान करने पर उसका स्थूल रूप सामने आए वह जातिवाचक और सूक्ष्म रूप का एहसास हो, वो भाववाचक संज्ञा होती है। यानी कि जिस शब्द को हम बोले और हमें समझ में आए कि ये होते, जिसको जो हमें दिखाई दे, जिसे हम देख सकते हैं, वो जातिवाचक समूह में समझना है। लेकिन जो हमें सिर्फ एहसास समझना ही है, वो हम दिखता नहीं है, उसका कोई रूप नहीं होता कि खुशी कैसे उसका चित्र बनाओ, तो हम नहीं बना सकते। दुखी कैसा हुआ, दुख कैसा होता है उसका चित्र बनाओ, तो हम नहीं कर सकते। वो सिर्फ एहसास होता है, समझना होता है। गुस्सा कैसा होता है उसका चित्र बनाओ, तो हम नहीं बना सकते, उसका कोई चित्र नहीं होता। जैसे कि हम कहे कि भाई हाथी कैसा होता है हम चित्र बना लेंगे, इंसान कैसा होता है हम चित्र बना लेंगे, कुत्ता कैसा हम चित्र बना लेंगे, लेकिन दुख कैसा होता है तो उसका चित्र बना पाएंगे नहीं। वो सिर्फ एक एहसास है, वो सिर्फ समझना होता है, उसका कोई चित्र होता नहीं, वो याद रखो। यानी कि जैसे कुर्सी, कुर्सी कहते हैं कुर्सी का चित्र सामने आता है। जैसे हमने कुर्सी बोली तो हम कुर्सी का चित्र हम समझ जाएंगे, कुर्सी कैसी होती है, ये 4 पहिए होते हैं, उस पर हम बैठ सकते हैं,
तो हम सीधा दिमाग में आएगा, हम किसी को बोले कि कुर्सी का चित्र बना दो, वो बना देगा, नहीं टेढ़ा मेढ़ा बनाए लेकिन बना सकता है। लेकिन उससे कहा जाए कि हंसी का चित्र बनाओ, तो हंसी का चित्र नहीं होगा, क्योंकि उसको एक एहसास कि कोई हमारे सामने हंस रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये हंस रहा है। लेकिन उसका कोई चित्र होता नहीं, हम बनाएंगे तो उस व्यक्ति का चित्र बनाएंगे। अगर हम कहेंगे मैं चित्र बना सकता तो सामने वाला हंस रहा है तो हम उस व्यक्ति का चित्र, लेकिन हंसी का चित्र नहीं है, वो खुशी का अनुभव होता है। सिर्फ एहसास करो, उसे हम सिर्फ अपने माइंड से समझ सकते हैं। सही बात। अब आगे कहते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना। ये देखो, भाववाचक संज्ञा ऐसी भी होती है कि कोई कोई जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि कुछ संज्ञाएं तो मूल रूप से ही भाववाचक होती है, यानी कि कुछ शब्द ऐसे वो मूल रूप में भाववाचक संज्ञा ही है। जैसे क्षमा, किसी को माफ कर देना, मैंने तुझे माफ कर दिया, तो माफ का कोई चित्र नहीं बना सकते, तो एक समझना है। सत्य, हमेशा सच बोला, ऐसा हम बोलते हैं, तो सच कैसा होता है उसका चित्र बनता नहीं, वो सिर्फ समझना है। दया, उस पर दया करो, तो वो भी एक संज्ञा ही है, उसे सिर्फ समझना है। करुणा, वो भी एक, जैसे कि हमने सिद्धार्थ की करुणा हमने चैप्टर पढ़ा था, तो सिद्धार्थ उस पर दया कर रहा है, उससे प्रेम कर रहा है, तो वो एक होता है भाव, उसका कोई चित्र नहीं है। सुख, वो बहुत सुखी है, तो इंसान के बारे में बना सकते, लेकिन सुख कैसा होता है उसका चित्र नहीं है। आदि और कुछ जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ये सारे शब्द तो मूल रूप में ऐसे ही है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हो जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया शब्दों से बनाई जाती है। यानी कि कुछ संज्ञा ऐसी है जो किसी सर्वनाम से, किसी संज्ञा से, किसी विशेषण से, किसी क्रिया से शब्द बने हैं। इसके लड़कापन, लड़का शब्द है तो हम कहेंगे वो उसका लड़कपन है, यानी कि वो अभी बच्चा है। बच्चा तो हम कहते हैं वो बचपन में है अभी, तो वो भी हम समझ जाएंगे, उसका कोई चित्र नहीं। मनुष्य, तो उसमें मानवता नहीं है, बोलेंगे ना मनुष्यता नहीं है, तो वो एक संज्ञा है, उसका भाववाचक संज्ञा बनाए। मित्र, उसकी मित्रता अच्छी है, हम बोलेंगे ना, तो वो भी एक संज्ञा है। तो मित्र संज्ञा है, उसमें हमने क्या बनाया, भाववाचक संज्ञा मित्रता। मीठा, तो मीठा कैसा होता है हमें पता चल जाए, लेकिन मिठास उसका कोई चित्र नहीं। ठंडा, तो उससे चित्र बना ठंडक, वो सिर्फ हम अनुभव करते हैं, ठंड का हम सिर्फ अनुभव करते हैं, उसका कोई चित्र नहीं बन सकता। प्यासा, तो प्यासा एक शब्द है, उससे हमने बनाया प्यास, मुझे प्यास लगी, तो उसका चित्र नहीं है। भूखा, तो उससे चित्र बना भूख। यानी कि जिन शब्द का कोई चित्र नहीं है, सिर्फ एहसास है, उन सभी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब सर्वनाम से भी कुछ शब्द बने, अपना तो अपनापन, अपनत्व, स्व तो स्वत्व, मम तो ममत्व, ये सारे शब्द पढ़ लेना। इसी तरह हंसना तो हंसी, उड़ना तो उड़ान, लिखना तो लिखाई, पढ़ना तो पढ़ाई, ये सारे शब्द ऐसे बनते। पराया तो परायापन, मम तो ममत्व, ममता। अब आगे क्या कहते हैं, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। देखो लेक्चर पूरा होने आया है, जिसको भी कोई क्वेरी हो मुझे पर्सनली कॉल कर लेना। ये लेक्चर पूरा होने के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो जो भी क्वेरी हो मैं आपको कॉल पे पूरी सॉल्व कर दूंगा। तो लेक्चर पूरा हो जाए, कोई फिक्र मत करना, मैं आपको एक्सरसाइज समझा देता हूँ किस तरह से लिखना है। तो 3 प्रकार की संज्ञा बताई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब क्या करना है यहाँ पर, तो एक एक वाक्य, पहला क्वेश्चन है वाक्य बोलने। जातिवाचक संज्ञा का शब्द प्रयोग करके एक वाक्य लिखो, यहीं पर पास में ही लिख देना, टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नोटबुक में कुछ नहीं लिखना। भाववाचक संज्ञा का शब्द का प्रयोग करके वो भी पास में एक वाक्य लिख दो। अब क्या कहे, रेखांकित शब्दों की संज्ञा भेद के सामने लिखिए। यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है उनमें जो शब्द है उनमें से शब्द निकालो, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, इनमें उन शब्दों को डालो। फिर क्वेश्चन नंबर 2, समझकर संज्ञा के नाम लिखिए। यहाँ पर जो वाक्य लिखा है उस वाक्य में कौन सी संज्ञा दी गई है, तो उस संज्ञा का नाम लिखना है।
यहाँ पर चित्रों को पहचानिए और संज्ञा के भेद लिखिए। जैसे कि हंसी, वो हंस रहा है, तो संज्ञा कौन सी हुई? भाववाचक। पेड़ का चित्र है तो पेड़ जातिवाचक है, सभी पेड़ होते हैं। फिर विराट कोहली का चित्र है तो विराट कोहली एक ही है, तो वो हो गए व्यक्तिवाचक। इस तरह से वहां पर लिखना है। फिर कोष्टक में लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो यहाँ पर लिखा है ऊंचा तो ऊंचाई, सुंदर तो सुंदरता, लिखना तो लिखावट, सफल तो सफलता, हंसना तो हंसी। इस तरह से शब्द बनेंगे। ओके, इतना करना है। आगे का एक क्वेश्चन है, चार्ट पेपर पर उनके नाम लिखिए और चित्र चिपकाइए। वो अभी करना नहीं है। अब जिसको भी क्वेरी हो मुझे कॉल कर लेना। इसकी एक्सरसाइज की आंसर की मैं अभी आपको कुछ देर में भेज दूंगा। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। जिन जिनको क्वेरी है वो मुझे ये लेक्चर फिनिश होने के बाद आप कॉल कर सकते हो। ओके, चलिए बाय।